अब देखिए, आप लोगों को मैंने पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल का पूरा समझा दिया। अब जो हमारी चर्चा होगी वह मध्य पूरा पाषाण काल पर होगी, ठीक है ना। किसकी याद है ना, यहाँ पर हमने आपको पूरा पाषाण काल समझा दिया पूरा। अब इसी पूरा पाषाण काल में 3 भाग था। एक था निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल था, और ये दूसरा था मध्य पूर्व पाषाण काल था, मध्य पूरा। अब क्या है, उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये जो है निम्न पूरा पाषाण काल आपका हो गया पूरा खत्म। इसके जो प्रसार के जो विस्तार के क्षेत्र थे वह भी हमने बता दिया। अब हमारी जो चर्चा होगी इस पर होगी, ठीक, ये मध्य पूरा पाषाण काल पर होगी और उच्च पूरा पाषाण काल पर, इस 2 पर आज की चर्चा होगी, ठीक है ना। नहीं समझ में आ जाए तो बच्चा आप लोग पूछ लीजिए, ठीक, क्योंकि ये आप लोगों को मैं बिल्कुल समझाने के लिए ही विधिवत पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज़ ढूंढ के ले आती हूँ और बताती हूँ, ठीक है ना। तो निम्न पूरा पाषाण काल हो गया। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल। ये देखिए, जो हमने मध्य पूरा पाषाण काल लिखा है, कहीं पर आपके मध्य पूर्व पाषाण काल लिखा होगा, यानी कि ऐसे लिखा होगा मध्य पूर्व पाषाण काल। इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है ना। इस पर हमारी चर्चा देखिए। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं, ठीक। अब फलक संस्कृति क्यों कहते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको समझाया था कि पूरा पाषाण काल में, यानी जो पहली वाली चरण में जो विकास के चरण थे मानव के, उस समय जब वो शिकार करता था, उसके जो औजार थे वो इतने ऐसे 2 पत्थरों को तोड़ देते थे आपस में, तो वो अलग अलग प्रकार के हो। जैसे एक पत्थर है, ये इस तरीके का पत्थर है, ये गोला नहीं था बिल्कुल, ये थोड़ा टेढ़ा था, ठीक। तो जो 2 पत्थरों जब तोड़ते थे तो इस तरीके से बन जाता था, कुछ इस तरीके से बन जाता था। तो इसी को, ये इधर वाले जो हिस्से को वो मारते थे, तो अपने शिकार करते थे, अपना भोजन का जुगाड़ करते थे, ठीक। लेकिन जो इधर वाली जो हिस्से है, ये वाला जो ये क्या नोकीला है, थोड़ा छोटा हो गया। तो ये देखिए कैसे, ये इसकी अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो ये क्या फलक की तरह, ये छोटा भी है और ये धारदार भी है, ये इससे ज़्यादा। तो यहाँ पर इस तरीके की, इसे फलक कहते हैं, इसलिए मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। और अक्सर करके यह पूछा भी जाता है कि फलक जो है कहाँ पाया गया, फलक उपकरण, फलक औजार कहाँ पाया गया, तो मध्य पूरा पाषाण काल में, ठीक है ना। और ये फलक पाने की वजह से इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। अब मैं सीरियल से आपको समझा रही हूँ और समझते रहिए बेटा, ठीक। देखिए, मध्य पूरा पाषाण काल को लिखे, मध्य पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में फलक ब्लेड, मध्य पूरा पाषाण काल में फलक ब्लेड, स्केपर, ये क्या है, ये सब क्या उपकरण है, स्क्रेपर संस्कृति, भी कहते हैं, यानी मध्य पूरा पाषाण को फलक ब्लेड स्केपर संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आप ये समझ में आ रहा, ये तो अभी हमने आपको समझा भी दिया था, ठीक है ना। उसके बाद इसका आशय क्या है, इस फलक संस्कृति का आशय यह है कि फलकों की प्रधानता थी। इस समय जो मध्य पूरा पाषाण काल में
फलकों की प्रधानता थी, इस वजह से इसे फलक संस्कृति कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि इस मध्य पूर्व पाषाण काल में क्या थी, फलकों की, पूछेगा प्रश्न कि मध्य पूर्व पाषाण काल में किसकी सबसे अधिक प्रधानता थी, तो फलकों की प्रधानता थी। ठीक, इसीलिए इसे क्या कहते थे, फलक संस्कृति कहते थे, फलक संस्कृति। यह बात तो आपको समझ में आ गई। यह फलक जो उपकरण है, ये जो फलक उपकरण है, ठीक, यह फलक उपकरण पश्चिमी यूरोप की एक स्थान है, मुस्तूरियन जगह है। उस मुस्तूरियन जगह में यह फलक उपकरण पाए गए और वहाँ को भी मुस्तूरियन संस्कृति कहते हैं। ठीक है ना। पश्चिमी यूरोप की मुस्तूरियन संस्कृति में भी यह प्रचलित थी। यहाँ पश्चिमी यूरोप में भी पश्चिमी यूरोप की ये क्या थी, मुस्तूरियन संस्कृति थी। ठीक है ना। मुस्तूरियन संस्कृति में ये क्या था, प्रचलित था। यानी कि फलक वाला उपकरण पश्चिमी यूरोप के मुस्तूरियन जो था जगह, वहाँ पर भी यह प्रचलित था, फलक ही, ठीक, फलक उपकरण। और इसी वजह से इसे मुस्तूरियन संस्कृति भी कहते हैं, मुस्तूरियन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, यह तो समझ में आ गई बेटा, आया। अब महाराष्ट्र में स्थित नेवासा का भी, महाराष्ट्र में, अब यहाँ हम लिख देते हैं, ये तो आप समझ गए, इसके ऊपर संस्कृति भी कहते हैं, ये कहते हैं, मैं यहाँ ये हटा देती हूँ। ठीक है ना। अब देखिए, महाराष्ट्र में स्थित स्थित जो है, महाराष्ट्र में स्थित एक जगह है, स्थित क्या है, नेवासा एक जगह है। इसके पहले भी हमने पढ़ाया था आपको, नेवासा जगह है। यह नेवासा क्या है, मध्य पाषाण काल का यह नेवासा जो है, नेवासा मध्य पाषाण काल का क्या है, प्रारूप स्थल है। मध्य पाषाण काल का यह प्रारूप स्थल है। यानी कि ये महाराष्ट्र के नेवासा में मध्य पाषाण काल के जैसी चीज़ें नेवासा में भी पाई गई, प्रारूप है, वहाँ पर पूरी संरचना पाई गई है। ठीक, ये जो मध्य पाषाण काल में जो सभ्यता थी यहाँ पर नेवासा में, जो मध्य पाषाण काल की नेवासा में जो सभ्यता थी, उसको क्या कहते थे, उसको नेवासा उद्योग की संज्ञा दी गई। मध्य पाषाण काल में जो सभ्यता थी उसे क्या कहते हैं, सभ्यता थी, उसे नेवासा उद्योग की संज्ञा दी गई है। यानी कि संज्ञा मतलब उसका नाम दिया गया है कि यह नेवासा उद्योग, यहाँ पर उद्योग होते थे नेवासा में। ठीक है ना। यह बात समझ में आई। पूछेंगे आप लोग कुछ, बताइए, आ रही बेटा।
निवासा से ही मध्य पाषाण काल के औजार को सर्वप्रथम, निवासा से, ये जो निवासा है, ये निवासा से मध्य पाषाण काल के जो औजार है वो सर्वप्रथम किसने खोजा था? सर्वप्रथम निवासा के औजार की बात कर रहे हैं। औजार, औजार किसने खोजा था सर्वप्रथम? ये सर्वप्रथम औजार अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। सर्वप्रथम औजार किसने खोजा था? सर्वप्रथम औजार किसने खोजा? H.D. साकलिया ने। H.D. साकलिया ने खोजा था, यानी कि पहचाना था, सॉरी, खोजा था नहीं, पहचाना था। निवासक में जो उपकरण मिले, जो औजार मिले, उसको सबसे पहले H.D. साकलिया ने पहचाना कि यह मध्य पूरा पाषाण काल का औजार है। ठीक, यह तो आप समझ गए। अब हम इसके बाद मध्य पाषाण काल के जो विस्तार क्षेत्र है, विस्तार क्षेत्र का मतलब कि जहाँ से मध्य पाषाण काल के औजार या उसके साक्ष्य पाए गए, अब उसकी चर्चा करूँगी। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई? आ गई कि नहीं आई? अगर ना आई हो तो आवाज़ दीजिए पीछे से। आप लोगों की आवाज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी, इसमें जो मैं बोलती हूँ वही होगी। इसका बहुत कम रखा गया है आवाज़ कि आप लोगों तक की आवाज़ मुझे ही बस सुनाई देगी, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा धीरे ही बोलिएगा। हाँ, ये देखिए, मध्य पाषाण काल का विस्तार क्षेत्र। मध्य पाषाण काल का क्या होगा? विस्तार क्षेत्र। विस्तार, ये है भाई, कभी कभी जल्दी के चक्कर में कोई चीज़ नहीं हो पाता है ना। यहाँ पर हमने लिखा था विस्तार क्षेत्र। ठीक, जो मध्य पूरा पाषाण काल का जो विस्तार क्षेत्र है वो कहाँ मिला? सबसे पहले जो इसका विस्तार क्षेत्र में सब जो महाराष्ट्र विस्तार क्षेत्र, ये अब यहाँ से मैं लिख रही हूँ, ठीक है ना। ये विस्तार क्षेत्र आप यहीं रहने दीजिए। यहाँ से देखिए, मध्य पूरा पाषाण काल का विस्तार क्षेत्र, मध्य पूरा पाषाण काल के क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? महाराष्ट्र, और तमिलनाडु। लिखते रहिए, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा अब ओडिशा हो गया है, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये जब मैं पहले से मैं किताबों में लिखी तो मैंने उड़ीसा ही लिख लिया है, ठीक ना। अब ओडिशा बना लीजिए। उसके बाद गुजरात में ये जो मध्य पाषाण काल का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद गुजरात में भी कुछ है, ठीक है ना। गुजरात में कहाँ पर है? गुजरात के ओरसंग नदी, एक ओरसंग नाम की नदी है, ओरसंग नदी, एक ओरसंग नदी घाटी है। घाटी में क्या है? घाटी में स्थित एक
स्थित क्या है? स्थित भंदरपुर यानी गुजरात के ओरसंग नदी घाटी में स्थित भंदरपुर में भी मध्यपूरा पाषाण काल के साक्ष्य पाए गए हैं। अब आगे और लिख लीजिए। पश्चिम बंगाल दूसरा ले लेते हैं, ठीक। पश्चिम बंगाल लिखिए, बिहार तथा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश, यहाँ पश्चिम बंगाल अगर हल्के में दिखाई दे रहा है तो बोल दे रही हूँ, ठीक है ना। मध्य प्रदेश लिखिए, मध्य प्रदेश, हाँ ये लिखे देती हूँ, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से इस मध्य पाषाण काल का इस मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण यानी औजार मिले हैं। यहाँ पर जो मध्यपूरा पाषाण काल के यहाँ पर उपकरण मिले हैं इन जगहों पे, ठीक है ना। सारा हमने बता दिया बेटा, आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक। राजस्थान के थार से भी, देखिए राजस्थान की दिखाई दे रहा ना। अब यहाँ पर हम, अब ये जब हो गया इधर राजस्थान ये अलग है, ठीक है ना। राजस्थान के थार से मध्यपूरा पाषाण काल उपकरण मिले हैं, ठीक है, उपकरण मिले हैं। और यहाँ जो राजस्थान के थार में जो उपकरण मिले उसे बी.एन. मिश्रा ने उसे लूनी उद्योग कहा, ठीक ना। इसी में ये जो मध्य पाषाण काल में थार है उसे यहाँ के जो उपकरण मिले, इस उपकरण की बात कर रहे हैं, उन्हें उपकरण जो है इसे V.N. मिश्रा ने इसे क्या कहा? इसे लूनी उद्योग कहा, लूनी उद्योग की संज्ञा दिया है, ठीक। आप लोग लिखिए, हो गया इतना। लूनी उद्योग की संज्ञा दी है, ये हो गया बेटा। आगे बढ़ूं? अब इधर वाला तो हो गया ना, अब इसे हटा रही हूँ, हो गया। गंगा नदी मैदान में, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। गंगा नदी मैदान में मानव के पुरातन अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। गंगा नदी के मानव सभ्यता के पुरातन अवशेष मिले हैं। और यह जो पुरातन अवशेष है यह कहाँ मिले हैं? यह पुरातन अवशेष कहाँ मिला है? यह मिला है कालपी में। यह प्रश्न
पूछा जाता है। कालपी से मिले हैं, कालपी से मिले हैं, ठीक है ना। और अब जो है मध्य पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में इसके पहले जो औजार बनते थे, जो उपकरण थे, वह क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे, यानी स्फटिक के पत्थर से बने थे। लेकिन यहाँ मध्य पूरा पाषाण काल आते आते उसमें बदलाव हुआ। ठीक, बदलाव ये हुआ मध्य पूरा पाषाण काल में जो औजार थे, क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर, पत्थर के स्थान पे कौन से पत्थर बन क्या हो गया? जैप्सर। ये प्रश्न आता बेटा, आप लोग लिख लीजिए। जैप्सर, चर्ट और फिलेट आदि और भी हैं, लेकिन यह ज़्यादातर यही प्रश्न जैप्सर, जैस्पर, चर्ट, फिलेट आदि के पत्थर का प्रयोग होता था। आदि के पत्थर का प्रयोग होता था। हो गया? लिखिए ज़रा जल्दी जल्दी। प्रयोग होता था यानी कि प्रयोग इस समय तक प्रयोग होने लगे थे। प्रयोग होता था हमने लिखा है, लेकिन आप लीजिए होने लगे थे। होने लगे थे। ठीक, अब किसी को इसमें इतना जो हमने समझाया आप लोगों को कुछ समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो पूछिए। देखिए, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले भी हमने समझाया था कि फलकों की अधिकता के कारण इस को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। ये जो मध्य पूरा पाषाण काल में फलक संस्कृति, ये अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर ज़रूर ध्यान दिया करिए, ठीक ना। फलकों की अधिकता के कारण मैं लिख ही दे रही हूँ। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को क्या कहते हैं? फलक संस्कृति। फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। ठीक, ये फलक है क्या? फलक तो हमने इसके पहले भी आपको समझाया ना, फलक एक औजार है। जो ये क्या है? फलक क्या है? फलक पहले भी समझा दिया बेटा। फलक क्या है? फलक एक औजार है। औजार वो बनता कैसे था? जो पत्थरों को तोड़कर बनाया जाता था। ठीक है ना? समझ में आए इतना बात? अगर ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। हो गया इतना बेटा? हुआ? ठीक है। अब ये मध्य पूरा पाषाण काल समाप्त। अब हमारी चर्चा उच्च पूरा पाषाण काल पे होगी, ठीक है ना। अब जो हमारी चर्चा होगी पूरा पाषाण काल पे होगी, ठीक ना, उच्च पूरा पाषाण काल पे। अब यह हमने मध्य पूरा पाषाण काल कर लिया। अब हमारी चर्चा क्या होगी? उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है।
अब हमारी चर्चा इस उच्च पूरा पाषाण काल पर होगी। ठीक, देखिए उच्च पूरा पाषाण काल की जो शुरुआती में ऐसा माना जाता था कि भारत में उच्च पूरा पाषाण काल के कोई भी अवशेष यानी साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव हुआ। उच्च पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य भारत में पाया गया। कहाँ पाया गया? बेलन घाटी में। बेलन घाटी से उच्च पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य पाए गए हैं। अब देखिए भारत में, अब मैं यहाँ से लिख रही हूँ, मैं आपको देखो, भारत में उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य, भारत में उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य बेलन घाटी से मिले हैं। बेलन घाटी से मिले हैं। ये जो बेलन घाटी है, उच्च पूरा पाषाण की अंतिम संस्कृति, ये जो बेलन घाटी है ना, ये जो है उच्च पूरा पाषाण काल की अंतिम क्या है? अंतिम संस्कृति है। यानी कि ये उच्च पूरा पाषाण काल में बेलन घाटी की जो ये ना अंतिम संस्कृति थी, यहाँ तक मानव काफ़ी विकास कर चुका था। इसके बाद ही तो मध्य पाषाण काल आता है, जहाँ मध्य पाषाण काल में ये अभी पूरा पाषाण काल की चर्चा हो रही है। समझ में आ रही है ना? तो जब यह उच्च पूरा पाषाण काल खत्म हो जाता है तो उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है। तो मध्य पाषाण काल में का जो मानव था वो शुरुआती दौर चल गया था पशुपालन का, थोड़ी बहुत कृषि के भी। तो जब हम अभी मध्य पूरा पाषाण काल, कल हमारी होगी चर्चा उस पर, ठीक, तो वहाँ पर मैं अच्छे से बताऊँगी, ठीक है ना? इसलिए इसे अंतिम संस्कृति कहते हैं। अंतिम संस्कृति को एक नाम से जानते हैं, अंतिम संस्कृति के मैग्डेलियन संस्कृति। इस अंतिम संस्कृति को ना एक और संस्कृति से नाम जानते हैं, क्या है? मैग्डेलियन संस्कृति भी इसको कहते हैं, ठीक ना? यह कभी भी प्रश्न बन सकता है। मैग्डेलियन संस्कृति किसको कहते हैं? बेलन घाटी में उच्च पूरा पाषाण काल में हुई थी, ठीक है ना? अब हम उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरणों की बात करेंगे, ठीक? उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरणों की बात करेंगे। इतना तो हो गया ना? समझ में आया बेटा? तो अब यहाँ पर उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरणों उपकरण होगा, उपकरण, ठीक है ना? अब उपकरण की चर्चा होगी, ठीक है ना, कि उपकरण ये कहाँ कहाँ पाए। ये जो उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरण थे वह बहुपयोगी था। यानी एक ही उपकरण से काटने का कार्य हो सकता था, चीरने का कार्य हो सकता था और खोदने का भी कार्य हो सकता था। यानी खुदाई उदाई कर सकते थे एक ही प्रकार। और उस समय उच्च पूरा पाषाण काल में जो औजार थे, जो उपकरण थे, उस पर एक विशेष बल दिया गया कि अच्छे क्वालिटी का बने, ठीक है ना? उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरण कैसे थे? बहुपयोगी थे। बहुपयोगी यानी कि बहुपयोगी होते थे। यानी अर्थात क्या? अर्थात काटने, लिख दिए, काटने, चीरने
काटने, चीरने, खोदने आदि, खोदने आदि के कार्य किया जाता था, कार्य किया जाता था। इस समय का जो उपकरण है, उपकरण के निर्माण में, यानी कि उपकरण के निर्माण में विशेषीकरण पर बल दिया गया। उपकरणों को निर्माण में विशेषीकरण पर बल दिया गया, यानी कि जो उच्च पूर्व पाषाण काल के उपकरण थे उसके निर्माण में विशेषीकरण कि कितनी अच्छा बनाया जाए, विशेषीकरण पे बल दिया गया। और प्रत्येक कार्य के लिए अलग यानी विशिष्ट उपकरण बनने लगे। प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट उपकरण बनने लगे, यानी कि एक कार्य के अलग अलग उपकरण बनने लगे। पहले तो यहाँ पर बहु एक ही जो है उपकरण बनते, वो इतने सारे काम हो सकते थे, लेकिन और बल दिया गया इस पर कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग उपकरण बनने शुरू हो गए थे। ठीक है ना, इतना समझ में आया? ये जो विशेष उपकरण है, ये जो विशेष उपकरण है, विशेष उपकरण, ये कौन से उपकरण हैं? विशेष उपकरणों में कौन सा उपकरण था पता है आपको? एक उपकरण तत्क्षणी, एक उपकरण का नाम है, लिखिए, तत्क्षणी या गिरमिट का विशेष महत्व है। ठीक है ना, विशेष महत्व था। इस समय का जो उपकरण था उच्च पूर्व पाषाण काल में, तत्क्षणी या उसे गिरमिट के नाम से भी जानते हैं, उसका विशेष महत्व था। क्या हुआ, हंसी आ रही है? आज के जैसे जो छेनी, हथौड़ी और क्या है, आरी, और कितने नाम है, हाँ, बसुला, हाँ, और अच्छा ठीक है, ये सब कहीं न कहीं वहीं से धीरे धीरे चलते आए हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन हो गए। चलिए, अब इतने ज़्यादा औजारों पे मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए जितना सुना उना था ना, घर में कुछ काम होते रहते, तो वो सब जो वर्कर आते हैं तो काम करते, तो वो कुछ न कुछ नाम लिए रहते हैं, तो मुझे भी वो 2-4 नाम याद थे। ठीक, तो हमने भी बता दिया। अब मुख्य उपकरण, ये जो है, ये सब तो उपकरण था ही, लेकिन सबसे मुख्य उपकरण कौन सा था? ब्लेड था, यानी कि ब्लेड था। ठीक ना, अब इसमें इस समय का जो मुख्य उपकरण था, मुख्य उपकरण यानी उच्च पूर्व पाषाण काल में जो मुख्य उपकरण था, वह कौन सा उपकरण था? वह ब्लेड था। दिखाई दे रहा है यहाँ से, ब्लेड था। ठीक ना, इसे ब्लेड प्रधान उच्च पूर्ण पाषाण काल भी कहते हैं। इसे ब्लेडों की प्रधानता इतनी थी कि इसे यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, आप लिख लीजिए, इसे ब्लेड प्रधान उच्च पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। इसे ज़रा लिखिए, फिर आगे की चर्चा होती है। हो गया बेटा? बच्चों, हो गया? चलिए,
ना समझ में आए तो बोलते रहिए। अब देखिए, उच्च पूरा पाषाण काल की दो विशेषताएं थी। उच्च पूरा पाषाण काल की दो विशेषताएं थी। ठीक है ना। यह दो विशेषताएं कौन सी थी? यह दो विशेषताएं जो थी वो इस तरीके की थी। ठीक, इस दो विशेषताओं में नए चमक उद्योग की स्थापना हुई। नए चमक उद्योग की स्थापना हुई और इस समय प्रज्ञ मानव मतलब होमो सेम्पियंस प्रज्ञ मानव होमो सेम्पियंस का पदार्पण हुआ यानी पदार्पण सर्वप्रथम इसी काल में हुआ था। ठीक, जो होमो सेम्पियंस, जो प्रज्ञ मानव जो था, वह उच्च पूरा पाषाण काल में ही उसका विकास हो गया। ठीक है ना। अब ये उच्च पूरा पाषाण काल में हड्डियों के बने उपकरण भी मिले हैं। ठीक, उच्च पूरा पाषाण काल में ये दोनों तो आपको समझ में आ गई। अब अलग बात है, ये देखिए, उच्च पूरा पाषाण काल में हड्डियों के भी उपकरण मिले हैं। हड्डियों के बने उपकरण मिले हैं। और ये उपकरण सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से मिला? ये जो हड्डियों के उपकरण उच्च पूरा पाषाण काल में मिला, वह कहाँ मिला? सर्वाधिक मात्रा में, यानी सबसे अधिक, सर्वाधिक संख्या में कहाँ मिला था? यह सर्वाधिक संख्या में आंध्र प्रदेश में मिला था। आंध्र प्रदेश के एक जगह है, उन जगहों के भी मैं नाम ले। आंध्र प्रदेश के मुच्छतला नाम लिख दे रही हूँ पूरा, फिर पढ़ रही हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे प्यारे प्यारे नाम ने मुझे खुद भी लेने में कठिनाई हो जाती है कभी गई। मुच्छतला, मनुगावी, अभी एक साथ लिख दूँ, मनुगावी, शिलाश्रयों में मिले हैं। हम यह बता रहे हैं कि उच्च पूरा पाषाण काल में हड्डियों के बने उपकरण मिले और सर्वाधिक संख्या में, यानी सर्वाधिक मात्रा में जो हड्डियों के उपकरण मिले, आंध्र प्रदेश के मुच्छतला, चिंता, मनुगावी शिलाश्रयों से भी मिले। यानी कि शिलाश्रय यानी कि शिलाओं यानी गुफाओं के घर थे यहाँ पर, इस स्थान पर। ठीक है ना। बेलन घाटी से दुनिया के सबसे प्राचीनतम मूर्ति, बेलन घाटी का भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था ना। अब ये जो है बेलन घाटी से लिखिए, बेलन घाटी से
दुनिया की सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की, यानी औरत की, स्त्री की मूर्ति मिली है। प्रश्न यह पूछेगा कि प्राचीनतम, यानी दुनिया की प्राचीनतम, प्रश्न ये पूछेगा कि दुनिया की प्राचीनतम अस्थि से निर्मित स्त्री की मूर्ति कहाँ मिली है। तो वह मूर्ति जो है बेलन घाटी में मिली है। ठीक है ना, यह प्रश्न कभी भी आएगा बेटा। ठीक, ये हो गया। चलिए इसे हटाती हूँ, अभी और बातें बताती रहूँ आप लोगों को। ये सब तो समझ में लिए ना। उच्च पूरा पाषाण काल में चित्रकला में भी प्रगति हुई। उच्च पूरा पाषाण काल में ना चित्रकला की भी प्रगति हुई, यानी वो लोग चित्रकारी वगैरह सीख लिए थे। यही होमो सैपियंस आ गया तो वो चित्रकारी किया। आप देखिए यहाँ पर भीमबेटका में भी, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर भी शैलाश्रय है ना, उसमें भी चित्रकारी वगैरह मिले हैं। चलिए मैं लिखते रहती हूँ। उच्च पूरा पाषाण काल में लिखे, उच्च पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में चित्रकला में भी प्रगति हुई। ये प्रश्न है, ठीक ना। चित्रकला में भी प्रगति हुई। अब ये आप जो है इसके, ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पाटणे, एक पाटणे है, अंग्रेजी में से ये पाटणे हैं, अंग्रेजी में पाटने हो जाएगा। ठीक है ना। पाटने से एकमात्र प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन किस पर चित्रांकन है? शुतुरमुर्ग के अंडे पर। शुतुरमुर्ग के अंडों पर मिलता है। यह एक ही लाइन में आप लोग लिख लीजिएगा, मैं ये समझाने के लिए लिख दी हूँ ना। यानी उच्च पूरा पाषाण काल में चित्रकला की प्रगति हो चुकी थी। महाराष्ट्र के पाटणे से एकमात्र प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन मिला है, और वह जो चित्र हुआ है किस पर हुआ है? वह शुतुरमुर्ग के अंडों पर हुआ है। शुतुरमुर्ग के अंडों पर वह मिलता है। ठीक, उच्च पूरा पाषाण काल के चित्रों का एक और उदाहरण मिलता है। कहाँ मिलता है? उच्च पूरा पाषाण काल के चित्रों का एक और उदाहरण मिलता है। कहाँ मिलता है पता है? मध्य प्रदेश के, दिखाई दे रहा ना, मध्य प्रदेश के रायसेन
जिला में, रायसेन जिला में कहाँ है? रायसेन जिला में स्थित है भीमबेटका, स्थित भीमबेटका है। कहीं भीमबेटका रहता है, कहीं भीमबेटिका रहता है, ठीक ना। भीमबेटिका से मिलता है, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं यह बात आपको बताई थी। हो गया इतना? समझे आप लोग? अब इसे हटा रही हूँ, ठीक है ना। अब हम बेलन घाटी की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। बेलन घाटी, देखिए उच्च पूर्व पाषाण काल में हम बेलन घाटी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। बेलन घाटी के भी बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। अब बेलन घाटी क्या है? यह बेलन क्या है? यह बेलन क्या है? यह बेलन क्या है? यह नदी है, ठीक है। यह बेलन नदी है और यह बेलन नदी टोंस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। बेलन नदी टोंस नदी की, ये टोंस है भाई, टोंस, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? कहीं म न बन जाए, इसलिए टोंस नदी की सहायक नदी है। अब इस बेलन घाटी से, ठीक ना, बेलन घाटी से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। बेलन घाटी, ये जो बेलन नदी है वह टोंस नदी की सहायक नदी है। इस बेलन घाटी से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों का एक साथ यहाँ पर साक्ष्य मिलता है कि यह तीनों संस्कृतियाँ यहाँ पर थे, तीनों समय के लोग यहाँ पर थे, ठीक है ना। यह बात समझ में आई? इस बेलन घाटी का सबसे बड़ा महत्व क्या है? बेलन घाटी का सबसे बड़ा महत्व क्या है भाई? सबसे बड़ा महत्व क्या है? सर्वप्रथम उच्च पाषाण काल की संस्कृति के, सर्वप्रथम उच्च पाषाण काल की संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। आ गया समझ में? इतनी बातें हो गया बेटा? लिखे जल्दी। हम यह बता दिए कि बेलन घाटी, टोंस नदी की बेलन घाटी जो है, ये जो बेलन घाटी में बेलन नदी है ना, वह टोंस नदी की सहायक नदी है। अब बेलन घाटी से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यह तीनों के साक्ष्य मिलते हैं इस बेलन घाटी में। अब बेलन घाटी का सबसे बड़ा क्या महत्व है? यहाँ पर सबसे बड़ा महत्व है कि सर्वप्रथम बेलन घाटी से ही सर्वप्रथम उच्च पूरा पाषाण काल के, सर्वप्रथम उच्च पाषाण काल की जो है संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। हो गया? अब हम इसे हटा रही हूँ। अब मैं उच्च पूरा पाषाण काल में जो स्थल हैं उसकी चर्चा कर देती हूँ ना। उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल के, उच्च पूरा पाषाण काल के प्रसार क्षेत्र, यानी कि ये उच्च पूरा पाषाण काल
किस किस राज्यों में पाया गया है भारत में, अब उसी की मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना। प्रसार क्षेत्र, प्रमुख उच्च पाषाण, जो प्रमुख है उन्हीं के नाम लिखवा रही हूँ। पाषाण काल क्षेत्र यानी कि प्रमुख उच्च पाषाणिक स्थल की ही ये प्रमुख है जो है वहीं पे चर्चा करूँगी, ठीक है ना। अब लिखिए यूपी में बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में सोन घाटी, मध्य प्रदेश में क्या है, सोन घाटी एक, ठीक है ना, या ऐसे से मैं लिख दे रही हूँ, सोन घाटी एवं जोगदहा, ये मध्य प्रदेश में दो जगह, एक सोन घाटी है और जोगदहा, ठीक है। झारखंड में भी मिला है, झारखंड में कहाँ, सिंहभूमि तथा दामिन क्षेत्र, ठीक, यह तरह है भाई। महाराष्ट्र में कहाँ, पाटड़े, भदड़े तथा इनाम गांव की, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में रेणीगुंटा, बटम चेरला, ठीक। वेमुला एक और स्थान है, वेमुला। यर्रेगुंडा, क्यों नाम सुन हंसे जा रहे हैं आप लोग। यर्रेगुंडा, पालिम एवं कुरनूल की गुफाएं, ठीक। यह जो है उच्च पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं, यहाँ पर पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ उच्च पूर्व पाषाण काल की चीज़ें पाई गई। तो अब यूपी में बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में सोन घाटी एवं जोगदहा, झारखंड में सिंहभूमि तथा दामिन क्षेत्र, महाराष्ट्र में पाटड़े, भादड़े तथा इनाम गांव, आंध्र प्रदेश में रेणीगुंटा, बटम चेरला, वेमुला, यर्रेगोंडा, पालिम एवं कुरनूल की गुफाओं से सब चीज़ें मिली हैं। अब इसके बाद क्या है, गुजरात में भी आए हैं। गुजरात में एक जगह है विसदी, राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर, ये सब स्थान है, ठीक है ना। गुजरात में विदसी और राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर। इस आंध्र प्रदेश में कुरनूल जिले में स्थित एक और जगह है, वहाँ पर चूल्हे के भी साक्ष्य मिले गए हैं ना। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना, यहाँ लिख देती है आंध्र प्रदेश के, यहाँ पर ये अलग है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में, आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में
सॉरी के नहीं में रहेगा, कुर्नूल जिले में स्थित है एक, स्थित क्या है, स्थित एक जगह है, उसका नाम है स्थित, क्या है, विलासुर गामा, विलासुर गाम, यह विलासुर गाम से भारत के प्राचीनतम क्या हुआ, चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, यहाँ पर इसको भी आप नोट कर लीजिए। हमने यह बताया कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित विलासुर गाम से भारत के प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम चूल्हे के प्रमाण मिले हैं कि चूल्हा पर खाना बनता था, भोजन बनता था। ठीक है ना। अब देखिए, ये आपका पूरा पाषाण काल पूरा खत्म हुआ। पूरा पाषाण काल में तीनों मैंने खत्म कर दिया। पूरा पाषाण काल का जो भाग है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, यह तीनों पूरी तरीके से हमने पढ़ा दिया, आपको समझा दिया। अब कल वाली जो क्लास होगी वह मध्य पाषाण काल पर होगी। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।